शुरू कर लें जी जी। नमस्कार साथियों, खट्टर सरकार ने एक बार फिर हरियाणा के युवाओं के भविष्य को पाताल लोक में पहुंचा दिया। खट्टर और दुष्यंत की जोड़ी ने हरियाणा के युवाओं के भविष्य को बर्बादी की कगार पर लाकर खड़ा कर दिया है। सीईटी के जंजाल ने युवाओं की जिंदगी बदहाल बना दी है। आए दिन बदलते मापदंडों, सीईटी की गलतियों, खट्टर सरकार की मनमानी और मनमर्जी ने हरियाणा के युवक और युवतियों को एक ऐसे दोराहे पर लाकर खड़ा कर दिया जहां से उन्हें ये मालूम नहीं कि उनके भविष्य का रास्ता क्या है। आज मैं कुछ तथ्य आपके समक्ष रखना चाहूंगा। खट्टर सरकार और उसका कमीशन, जिसे एचएसएससी कहते हैं, उस एचएसएससी कमीशन का असली नाम है हेरा फेरी साठगांठ सर्विस कमीशन। तो खट्टर सरकार, उसके हेरा फेरी साठगांठ सर्विस कमीशन ने रोज बदलते तुगलकी फरमानों, मनमर्जी की दुकान ने हरियाणा के युवाओं की जिंदगी को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है। हरियाणा में युवाओं को सीईटी के नाम पर युवाओं से हो रहे मजाक के कुछ फैक्ट्स आपके समक्ष में रखूंगा और कुछ सवाल हमारे। 5 मई 2022 को 2020 से ही सारे एग्जाम मुलतवी हो रहे हैं, पेपर लीक हो रहे हैं और ये कह रहे हैं कि कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट सीईटी या कॉमन एक्सप्लॉयटेशन टेस्ट जो बन गया है वो करवाएंगे। 5 मई 2022 को 2 साल के देरी के बाद ये निर्णय लिया गया कि ग्रुप सी और ग्रुप डी के एग्जाम सीईटी के माध्यम से होंगे। 5 और 6 नवंबर 2022 को सीईटी का एग्जाम हुआ। प्लीज ये दरवाजा बंद कर दीजिए, बहुत डिस्टर्बेंस होती है जब आप आगे जाते हैं। 10 जनवरी 2023 को सीईटी का रिजल्ट निकाल दिया गया। 11,22,000 नौजवानों ने पेपर दिया, 3,59,000 बच्चे पास हुए। यह भी बड़ी अजीबोगरीब बात थी। 3 साल धक्के खाने के बाद केवल 3,59,000 बच्चे पास हुए। उसके बाद फिर एक और शर्त लगा दी कि 4 गुणा को ही बुलाएंगे, जितने पद होंगे उनकी गिनती से 4 गुणा बुलाए जाएंगे। सब क्यों नहीं, जब उन्होंने सीईटी एग्जाम पास कर लिया। खैर, 1 फरवरी 2023 को सीईटी पास करने वाले जो बच्चे हैं, सीईटी स्कोर बोलते हैं, सीईटी में जितने नंबर आए वो जमा 5 नंबर सोशो इकोनॉमिक कैटेगरी के। तो सीईटी पास करने वाले बच्चों के सोशो इकोनॉमिक कैटेगरी के नंबर कुछ के गलत जोड़ दिए थे, कुछ ने गलत क्लेम कर लिए थे, कुछ को दिए नहीं गए। तो पहला नोटिस जारी किया जिससे उन्हें कहा कि इसे दुरुस्त करवा लेंगे। 7 मार्च 2023 को खट्टर सरकार ने ग्रुप सी की पोस्ट एडवर्टाइज कर दी और 1 जुलाई का पेपर रख दिया। 10 मार्च 2023 को एक बार फिर सेकेंड नोटिस जारी कर दिया कि भैया सोशो इकोनॉमिक के नंबर सही नहीं है, अगर नंबर सही नहीं है तो सीईटी का रिजल्ट गलत है, तो आप दोबारा एक बार फिर दुरुस्त करवा दो। 7 मार्च को एड जारी कर दी, 1 जुलाई का पेपर रख दिया, 10 मार्च को फिर एक सेकेंड नोटिस जारी कर दिया। बच्चे जो हैं, युवा जो हैं हरियाणा के, क्योंकि सब कुछ गलत था, उनका रिजल्ट ही गलत था, तो वो उन्होंने CWP 11,370 ऑफ 2023 दायर की। उसमें उन्होंने फिर ये कह दिया कि भाई सीईटी के सारे ये जो नंबर है ये गलत है। इस पिटीशन के दायर होने के बाद 1 जुलाई की परीक्षा मुलतवी कर दी। ठीक है। 28 जून 2023 को तीसरा पब्लिक नोटिस जारी कर दिया कि सोशो इकोनॉमिक कैटेगरी का नंबर ठीक करा लो, मतलब रिजल्ट आपका गलत है। 24 जुलाई 2023 को यह पिटीशन पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में हियरिंग पे आया। वहां सरकारी वकील ने कहा कि 2 से 3 हफ्तों में हम एससी सोशो इकोनॉमिक कैटेगरी के नंबर ठीक कर देंगे। कोई 3 हफ्ते इंतजार नहीं किया, 25 जुलाई को रिजल्ट जारी कर दिया 12 घंटे में।
नया रिवाइज रिजल्ट जारी कर दिया। वो रिवाइज रिजल्ट भी गलत था, तो बच्चों ने एक और पिटीशन दायर किया। वो था 16,536 ऑफ 2023। इतनी देर में इन्होंने तारीख निकाल दी कि 5 और 6 अगस्त को, यानी आज और कल, ये हम एग्जाम लेंगे। 3 अगस्त 2023 को बोले कि तुम अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हो। जब बच्चों ने एडमिट कार्ड डाउनलोड किया तो पाया कि या तो एडमिट कार्ड डाउनलोड ही नहीं होता, या एडमिट कार्ड रणदीप सिंह का है, ये श्वेता जी बैठी हैं, इनका नाम से आने लग रहा, मेरा आ ही नहीं रहा मेरे रोल नंबर पे, या फिर फोटो मेरी है और रोल नंबर आपका है, या फिर फोटो ही नहीं। बाद में खट्टर साहब और हेरा फेरी साठगांठ सर्विस कमीशन ने कहा कि हमारी वेबसाइट हैक हो गई, हम हैदराबाद से इंजीनियर बुलाएंगे, आप सब लोगों ने, चैनल्स ने दिखाया। वो उनसे वो भी ठीक नहीं हुई। 4 अगस्त को ये पिटीशन, यानी कल जब सुनवाई पर आया और इस पे बाकायदा ऑर्डर आया, जजमेंट आई, उन्होंने, सिंगल जज हाई कोर्ट ने ये रिवाइज रिजल्ट भी क्वेश्चन कर दिया। बोले कि बिल्कुल गलत है, इसके आधार पे तुम कैसे पेपर लोगे। नतीजा ये हुआ कि 5 और 6 अगस्त का पेपर भी टल गया। रात में ही एलपीए यानी डिवीजन बेंच में गए। आज सुबह उस पर सुनवाई हुई 5 अगस्त को। डिवीजन बेंच ने कहा कि अच्छा पेपर कर लो पर रिजल्ट नहीं निकाल सकते। अब 12 घंटे के अंदर ही, 24 घंटे के अंदर ही, एक तो रात है तो 12 ही घंटे रह गए, अब सोमवार का पेपर की तारीख पे निकाल दी। 7 अगस्त को पेपर होगा सीईटी का। बच्चे इस सारे जंजाल में धक्के खा रहे हैं। हमारे सीधे सीधे 5 सवाल हैं। नंबर 1, सीईटी का रिजल्ट ठीक किए बगैर एक और पेपर करवाने की 7 अगस्त को बेवकूफाना हड़बड़ी और जल्दबाजी क्यों है? किस साजिश के तहत युवाओं के भविष्य को अंधकार में धकेला जा रहा है? इसके 2-3 पहलू। सारी खामियां और त्रुटियां दूर किए बगैर सीईटी का पेपर कैसे लिए? सीईटी का पेपर का रिजल्ट कैसे निकाला जा सकता है? और अगर सीईटी का रिजल्ट नहीं है तो मेन पेपर कैसे लिया जा सकता है? नंबर 1, जब अगले पेपर में बैठने का आधार सीईटी स्कोर है, यानी सीईटी के नंबर जमा सोशो इकोनॉमिक कैटेगरी, तो इस स्कोर को आज तक ठीक क्यों नहीं किया गया? 3 नोटिस आप निकाल चुके हैं। पहला नोटिस आपने निकाला 1 फरवरी 2023 को, दूसरा नोटिस सोशो इकोनॉमिक कैटेगरी का आपने निकाला 10 मार्च 2023 को, और तीसरा फिर आपने निकाला 28 जून 2023 को। तो आप बगैर ठीक किए क्यों कर रहे हैं पेपर? डॉक्यूमेंट, यदि कल को किसी का क्लेम रद्द हो गया, उदाहरण के तौर पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय, तो ये कह रहे हैं बाद में रद्द हो जाएगा अगर उसकी सही नहीं है। तो भैया जब अगर बाद में 25% बच्चों का, 30% बच्चों का सोशो इकोनॉमिक कैटेगरी गलत मिल गया, तो इसका मतलब जो 25% उनकी जगह जायज बच्चों को मौका मिलना चाहिए था, उन्हें तो नहीं मिला। तो इनएलिजिबल को तो आपने एलिजिबल मान के पेपर में बैठा दिया। आप कह रहे हो बाद में उन्हें इनएलिजिबल कर देंगे, ठीक है, तो उन एलिजिबल बच्चों को मौका कौन देगा? तो क्या फिर रिजल्ट इसी ग्राउंड पे फिर क्वॉश नहीं हो जाएगा? स्वाभाविक तौर से। इसी तरह से 4-4 साल से बच्चे बैठे हैं, उनकी जिंदगियां, उनके करियर, उनके भविष्य को खट्टर साहब, दुष्यंत चौटाला दांव पर क्यों लगा रहे हैं? जिनका सीईटी स्कोर कम है उन्हें तो आप पेपर में बैठने का मौका दे रहे हैं, जिनका ज्यादा आप उन्हें पेपर में नहीं बैठने दे रहे। क्यों? नूह, मेवात, गुरुग्राम, पलवल, फरीदाबाद में तनाव का माहौल है। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बंद पड़े हैं, फरीदाबाद से लेकर गुड़गांव तक और मेवात तक 3 जिलों में हरियाणा के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बंद पड़े। तो ऐसे में आप पेपर कैसे ले रहे या कैसे ले पाएंगे? तो फिर इन 3 जिलों के बच्चों को इसका मतलब नौकरी लगने का अख्तियार नहीं है, इनको सजा दी जाएगी। इसी तरह से सीईटी रिजल्ट खारिज होने से
5 और 6 अगस्त 2023 का जो पेपर होना था उसके स्टे होने के बावजूद भी कल रात 11 और 12 बजे तक बच्चों को इसकी जानकारी नहीं थी। बच्चों को यानी पेपर के 10 घंटे पहले तक पता नहीं था कि पेपर होगा या नहीं। उनके सेंटर 100, 150, 200 किलोमीटर दूर हैं। वो अपने माँ बाप भाई बहन के साथ वो धक्के खा रहे हैं। जिस समय उन्हें लास्ट मिनट पे, हम सबको मालूम है, एक दिन पहले बच्चे तैयारी करते हैं, रिवाइज करते हैं तो पेपर देते हैं। उस समय वो अखबार की वेबसाइट देख रहे थे, न्यूज चैनल देख रहे थे, इनकी वेबसाइट देख रहे थे। तो बच्चा तैयारी कब करेगा जब उसे यही मालूम नहीं। तो अब आनंद फानन में 7 अगस्त को क्यों करवा रहे हैं खट्टर साहब? क्या हो गया है, ऐसी क्या बला है? नंबर 2, बिना एडमिट कार्ड, कोई एडमिट कार्ड नहीं है 7 अगस्त के पेपर के लिए। बिना एडमिट कार्ड जारी किए एग्जाम कैसे होगा भैया? पिछले वाले तो खत्म हो गए क्योंकि एडमिट कार्ड ही नहीं जारी हुआ अब से। अब वो ये कह रहे हैं कि बच्चा अपनी आइडेंटिटी ले आए या कोई पुराना एडमिट कार्ड है तो वो ले आए, बैठ जाए। तो पेपर सोल्वर गैंगों को तो फिर छुट्टी मिल गई कि कोई बच्चा है किसी और को बिठाओ, नकल मरवाओ, पूरे रिजल्ट में धांधली करवाओ। ऐसी क्या आफत आई हुई है खट्टर साहब, दुष्यंत चौटाला जी, कि आप एडमिट कार्ड विद फोटो जारी नहीं कर रहे और आप और आपका हेरा फेरी 60 गांठ सर्विस कमीशन जो है वो कह रहा नहीं मैं तो 12 घंटे में ही पेपर दूंगा दोबारा। तो जो ट्रॉमा बच्चों को, जो मानसिक तनाव में से जो बच्चे गुजरे हैं, वो तैयारी करके पेपर देंगे कैसे? और बगैर एडमिट कार्ड आप कैसे जारी कर सकते हो? तीसरा, जब सीईटी का रिजल्ट पूरी तरह से गलत है तो उस रिजल्ट के आधार पर नया पेपर लेने का औचित्य क्या है? एक तो था सोशो इकोनॉमिक कैटेगरी, 2 कैटेगरी में और गड़बड़ है, मैं आपको बताता हूं। सीईटी का जो रिजल्ट निकाला इन्होंने रिवाइज 28 जून को, उसमें ईएसएन की एक कैटेगरी बना दी। क्या मनोहर लाल खट्टर साहब और दुष्यंत चौटाला और हेरा फेरी 60 गांठ सर्विस कमीशन नहीं जानता कि ईएसएम में 4 कैटेगरी होती है? उनकी प्रेफरेंस है कैटेगरी ग्रेड 1, ग्रेड 2, 3, 4। सबसे पहली कैटेगरी है ईएसएम यानी एक्स सर्विसमैन। उसके बाद प्रेफरेंस मिलेगी डिपेंडेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन। उसके बाद मिलेगी डिसेबल्ड ईएसएम, फिर मिलेगी डीएफएफ। इनको आप एक कैटेगरी में कैसे डाल सकते हो? फिर आपने फिर कहेंगे सीईटी के रिजल्ट में गड़बड़। इसी तरह से जो हैंडीकैप्ड हैं, क्या उन्हें मालूम है कि पहली प्राथमिकता हमेशा डिसेबल्ड एक्स सर्विसमैन फिर ईएसएफ को मिलती है, और दूसरी प्राथमिकता डिपेंडेंट ऑफ डिसेबल्ड ईएसएम को मिलती है, तीसरी ईएसएम को मिलती है, चौथी डिपेंडेंट ऑफ ईएसएम को मिलती है, और आखिरी डीएफएफ। सॉरी, ये इस तरह से मैं प्रेस रिलीज में आपके लिए लिख दिया। इसी तरह से जो दिव्यांग है उसमें विकलांग/दिव्यांग लिखकर और आपने जारी कर दी कट ऑफ वगैरह। अब एचएसएससी को पता होना चाहिए, खट्टर साहब को पता होना चाहिए, सरकार के सर्कुलर के मुताबिक दिव्यांगों की अलग अलग श्रेणियां हैं, जैसे ऑर्थो हैंडीकैप्ड, विजुअल हैंडीकैप्ड, हियरिंग हैंडीकैप्ड इत्यादि। इनका आपको सेपरेटली जारी करना चाहिए कट ऑफ। आप कर नहीं रहे, फिर आप कहेंगे कि एग्जाम में गड़बड़ है, कोई हाई कोर्ट जाएगा, ये वॉश हो जाएगा। तो 10 ये इनका टोटल ये कि नौकरियां लगेगी कैसे, मेरा ये सवाल है। आपका नौकरियां ना लगाना आपकी साजिश है। और चौथा सवाल, सीईटी पास हुए 3,59,000 बच्चे, 3,29,000 बच्चों को बुला ही नहीं रहे। तो भैया 4 साल से आपने उनके सैकड़ों हजारों करोड़ रुपए खर्च करवा के, एग्जाम सेंटरों में भिजवा के, कुंजियां किताबें खरीदवा के, उनके माँ बाप के सैकड़ों हजारों करोड़ खर्च क्यों करवाए? 4 गुना बुलाने से तो आप नॉर्मल में बुला लेते, वो तो वैसे ही बुला सकते हो आप, 4, 6, 8, 10 गुना तक बुला सकते हैं। और पूरी दुनिया में, हिंदुस्तान में, राजस्थान में 18 गुना बुलाते हैं, यूपी में लगभग 14 या 16 गुना बुलाते हैं। भारत सरकार में हालांकि पैरेलल एग्जाम नहीं है,
अब भारत सरकार में भी 12 से 16 गुना बुलाते हैं, आप 4 गुना पे क्यों अटके हो? तो 3,59,000 में से 3,29,000 बच्चों को आपने निकाल कर बाहर फेंक दिया। ये बच्चे कहां जाएंगे? फिर आपने सीईटी का एग्जाम क्यों लिया? सबको एलिजिबल क्यों नहीं करते आप? कुछ और बच्चों का एग्जाम लेना पड़ेगा, यही हो सकता है। कुछ एग्जाम में से बाहर हो जाएंगे, कुछ उसके बाद इंटरव्यू से बाहर हो जाएंगे। मौका तो दो किसी को, उसका गुण दोष फर्क नहीं आता। सच्चाई ये है साथियों कि जिस तरह के ब्लंडर जानबूझकर खट्टर सरकार, श्री मनोहर लाल खट्टर और श्रीमान दुष्यंत चौटाला और उनका हेरा फेरी सांठगांठ सर्विस कमीशन HSSC कर रहा है, ये 10 साल में भी नौकरियां नहीं लग सकती। इनका लक्ष्य ही है बच्चों को घुमाते रहो, घुमाते रहो, घुमाते रहो, घुमाते रहो, घुमाते रहो, थक जाएंगे। और हमारी मांग बड़ी सीधी है कि नंबर 1 सीईटी क्वालिफाइड सब अभ्यर्थियों को मौका, और नंबर 2 श्रीमान मनोहर लाल खट्टर जी और श्रीमान दुष्यंत चौटाला जी HSSC को डिसबैंड करें, किसी काबिल आदमी को HSSC का चेयरपर्सन और मेंबर लगवाएं और फौरन इन नौकरियों के लिए बजाय बच्चों को चक्कर कटवाने के और उनको एक कोल्लू के बैल की तरह हर रोज घुमाने के सीधे सीधे उनका एग्जाम लेकर उनकी नौकरियां लगाएं। कोई प्रश्न आप पूछना चाहें तो स्वागत। ये तो क्लियर है जी कि नौकरियां नहीं लगेंगी जो चल रहा है। कांग्रेस का क्या विजन है इन बच्चों के लिए? हमने बिल्कुल सीधे तौर से कहा है कि आप सीईटी क्वालिफाइड सभी 3,59,000 बच्चों को एग्जाम में बैठने का मौका दीजिए। बड़ी सीधी है, मेरा की जरूरत ही नहीं। मेरा प्रश्न था सरकार आने के बाद। मैं तो यही कहा, कांग्रेस की सरकार आएगी तो हम HSSC और HPSC को डिसबैंड करेंगे। आप याद करिए 2004 में मैंने ये वादा किया था कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर। 2005 में जब सरकार आई तो हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन को आर्टिकल 143 कॉन्स्टिट्यूशन का रेफरेंस बुलाकर हमने बर्खास्त कर दिया और उस समय का जो सर्विस सिलेक्शन बोर्ड बोलते थे उसे HSSB बोलते थे, उस HSBB को भी हमने बर्खास्त कर दिया था और बाकायदा उन सब के खिलाफ कार्रवाई हुई थी धांधली के लिए। ये तो बहुत सारे जैसे बच्चों के साथ उम्र भी नहीं हुई, उसके लिए कुछ अगर कांग्रेस सरकार देखिए, मेरा ये मानना है कि जो लोग दुष्यंत चौटाला और श्रीमान मनोहर लाल खट्टर जी की गलतियों का खामियाजा हमारे बच्चे क्यों भुगते, जिन बच्चों ने अप्लाई किया था और जिनकी उम्र निकल जाएगी, अगली कांग्रेस सरकार अवश्य उनको कम से कम 1 टाइम कंसेशन देकर सर्विस में एग्जाम में बैठने की उन्हें अनुमति देनी चाहिए। फैसला उस समय की कांग्रेस की कैबिनेट करेगी। लोगों की सुरक्षा को लेकर मामले में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हाथ खड़े कर दिए। अगर कोई शासक हरियाणा के 2.5 करोड़ लोगों की 2,70,00,000 हरियाणा के लोगों की रक्षा नहीं कर सकता तो उन्हें एक दिन भी गद्दी पर बने रहने का अधिकार नहीं। ये कर्तव्य परायणता के प्रति राजनीतिक दिवालियेपन को प्रदर्शित करता है और मुख्यमंत्री जी को फिर झोला उठाकर वापस चले जाना चाहिए। देखिए, अनिल विज ने कहा है कि उनके पास इनपुट नहीं था, इवन डीजीपी के पास भी इनपुट नहीं था। कितनी बड़ी हिस्सा होगी वो अब जांच की बात कह रहे हैं। नूह, मानेसर, गुरुग्राम, बादशाहपुर, पालेड़ा, इन सब जगह जो हिंसा हुई है, मैंने पहले कहा, मैं फिर दोहराता हूं, ये स्टेट स्पॉन्सर्ड वायलेंस है, सरकार प्रायोजित हिंसा है। इसमें प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से भाजपा जजपा सरकार की संलिप्तता भी है, सहमति भी है। आप मुझे ये बताइए, गृह मंत्री प्रदेश के ये कह रहे हैं कि उन्हें 3 बजे तक जानकारी नहीं थी, एसपी को कुछ पता नहीं था, डीजीपी को कुछ पता नहीं था और एक प्राइवेट आदमी ने गृह मंत्री को बताया। क्या ये इस सरकार के दिवालियेपन और कहीं ना कहीं सरकार के साजिश में शामिल होने का संकेत नहीं? नंबर 2,
LIU यूनिट, अब गृह मंत्री को नहीं मालूम है तो मैं बताता हूं, और टेलीविजन ने, आपके चैनल्स ने तो खोज करके दिखाया। LI यानी जो इंटेलिजेंस यूनिट है, उसने लिखित रिपोर्ट एडवांस में दी थी कि दंगे होने वाले हैं, तो खट्टर साहब सोए क्यों पड़े, उन्होंने कार्रवाई क्यों नहीं की। नंबर 3, नूंह के SP को छुट्टी पर क्यों भेज दिया गया। नंबर 4, केवल 50 ही पुलिस वाले क्यों लगाए गए। जब आपके पास दंगों की रिपोर्ट है तो आप RAF रैपिड एक्शन फोर्स लगाओ, प्रिवेंटिव अरेस्ट करो, ऐसा क्यों नहीं किया। नंबर 5, मोनू मानेसर जो हत्यारा है, कुख्यात बदमाश है, उसके बाकायदा वीडियो आए, उसने बड़े प्रोवोकेटिव वीडियो भेजे कि मैं सेहरा बांध कर आऊंगा वगैरह वगैरह वगैरह। आपने कार्रवाई क्यों नहीं की, आपने उसे गिरफ्तार क्यों नहीं किया। उल्टा गृह मंत्री तो उसे क्लीन चिट देते घूम रहे हैं। और आखिरी, यात्रा के अंदर राइफल, पिस्तौल, भाले, गंडासे, लाठियां थी, जो अब सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया, और दूसरी तरफ पत्थर इकट्ठे हो रहे थे। तो आपको मालूम था दोनों तरफ से झगड़ा होगा, आप क्यों सोए पड़े थे खट्टर साहब, आपने क्या किया। तो आपके गृह, और ये मैं नहीं कह रहा, ये केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह कह रहे हैं, जो बीजेपी के सांसद और केंद्रीय मंत्री। तो आपके गृह मंत्री आपके खिलाफ बोल रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री की बात के खिलाफ, आपके केंद्रीय मंत्री आपकी बात को खारिज कर रहे हैं। तो क्या ये नहीं दर्शाता कि श्रीमान मनोहर लाल खट्टर जी और उनके उप मुख्यमंत्री केवल सत्ता की मलाई में व्यस्त हैं और उनका सरकार से नियंत्रण हो चुका है। चुनाव से पहले सहयोग के नाम पे प्रयोग किए जा रहे हैं, कितने सफल होंगे। ये आप देख तो रहे हैं, पहले जातीय दंगे का प्रयोग किया गया, अब धार्मिक दंगों का प्रयोग हो रहा है। खट्टर सरकार का राजनीतिक दिवालियापन इससे साबित होता है। लोग इस बार हरियाणा के मन बना चुके हैं, वो हरियाणा में कांग्रेस पार्टी को 80 से अधिक सीट देने वाले हैं, और वो इस प्रकार के किसी षड्यंत्र से विचलित नहीं होने वाले। राहुल